दिख रहा प्रॉपर? बेटा आप लोग को बोर्ड दिख रहा है ना पूरा अच्छे से? ओके 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 ओके। अभिषेक बताना जब स्टार्ट करना होगा तो। मोनी मैम, बोंगाड़े बताना जब बेटा स्टार्ट करना होगा तो। 37 लोग 38। ओ हे काय झालं? मोनी मैम स्टार्ट करूं क्या? अरे स्टार्ट करो सर। ओके थैंक यू। आई थिंक बेटा हमने पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। शायद हमने बताया था कि हमको पढ़ना था, हम टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखिए अभी आप चैट वोट में कुछ मत लिखिएगा क्योंकि मुझे चैट वगैरह मैं देख नहीं रहा हूं आपका। जब मैं एक लॉ समझा दूंगा फिर मैं आपका चैट देखूंगा कि आपको समझा या नहीं समझा या कोई डाउट है तो मैं आगे देखूंगा। तो अगर आप चैट करते रहोगे तो मैं आपका चैट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा एक कैमरे का सेटअप है जो मुझे दिख नहीं रहा है कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो जब मैं कुछ पढ़ा दूंगा, एक कोई टॉपिक डिस्कस कर दूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा समझा या नहीं समझा, फिर मैं आपका चैट पढ़ूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसमें हमने बोला था हमको 5 नियम पढ़ने हैं। पहला था, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमने शायद करा दिया था पिछले लेक्चर में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने डन कर दिया था पिछले लेक्चर में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक बार आज मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। सॉरी, 3 के बाद एक हैशटैग लॉ आएगा। चौथा था एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ। और 5वां है बेटा गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ। ये कायदे से तो यही 5 लॉज बेटा हमको कवर करने हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। बट एक ऐसा लॉ है बेटा जो बुक्स में देता नहीं है, सीबीएसई में मेंशन नहीं करता, बट आईआईटी जेईई और नीट में यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको एक हैशटैग लॉ करके पढ़ लेंगे हम। कौन सा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ये आपके बोर्ड के स्कोप में नहीं है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन केवल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो ये 5 नियम है बेटा जो हमको कवर करने हैं। ठीक है, ये 5 लॉज है जो हमको कवर करने हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कवर किया था। एक बार हल्का सा मैं रिवाइज करके फिर डेफिनिट प्रपोर्शन, फिर मल्टीपल प्रपोर्शन, फिर रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, फिर एवोगैड्रोज, फिर गैलुसाइक लॉ आपको पढ़ाता हूं एक एक करके। 2 मिनट दीजिए। आइए बात करते हैं। चलिए,
जो बच्चे आज नए हैं लेक्चर ज्वाइन किए वो भी समझने की बेटा कोशिश करें, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, नहीं आएगा पूछिएगा थोड़ा, क्योंकि कंटेंट मेरा आगे बढ़ चुका है, हम चैप्टर के लास्ट में है एकदम। ठीक है, पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट, बट कोशिश करोगे आपको समझ में आएगा। बाकी जो पार्ट आपका छूटा हुआ है उसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो पड़ा हुआ है यूट्यूब के लिंक पे, फ्यूजन साइंस क्लासेस पे। आप जाके मेरे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आप उस यूट्यूब पे जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हो, इससे पिछला आपको तैयार हो जाएगा पूरा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये केवल फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हालांकि मैंने पिछले लेक्चर इसको पढ़ाया है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है बेटा कि सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट and products are constant during chemical reaction. During chemical reaction, रिवीजन दे रहा हूं बस, chemical reaction, sum of masses of reactant, sum of masses of reactant and product आर कांस्टेंट। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बेटा तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, मतलब कहने का क्या, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये अमोनिया। और अपने को पता है बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, यानी एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम। तो अगर अब नाइट्रोजन का यहाँ पे टोटल मास कितना होगा, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम है तो 2 × 14, क्योंकि एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन के एटम है, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन के एटम है, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 6 हाइड्रोजन एटम का मास होगा 6 × 1 इतना। तो टोटल अगर रिएक्टेंट का मास देखो तो 14 × 2 = 28 और 6 34 ग्राम, तो रिएक्टेंट का मास है 34 ग्राम। जरा प्रोडक्ट का मास निकालते हैं, 2 × एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ग्राम, 3 नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 × 1 यानी 2 × 17 यानी 34 ग्राम। तो आप देखिए रिएक्टेंट का मास भी 34 ग्राम, प्रोडक्ट का भी मास भी 34 ग्राम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बेटा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब बताइए आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, समझा? सबको समझ में आ गया? जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आया क्या, जो आज नया ज्वाइन किए हैं? एक्सप्लेन अगेन हरि सिंह। देखो बेटा सिंपल सा ये रिएक्शन क्या बोल रहा है कि बहुत आसान सी चीज है यार, कि अगर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास वगैरह का लॉस नहीं होता। तो हमें पता है एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम। ठीक है, तो बेटा अगर मैं पूरे रिएक्टेंट का मास निकालना चाहूं तो मेरे पास रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का मास बेटा अगर 14 ग्राम है, 14 ग्राम है, तो 2 नाइट्रोजन का मास बेटा 14 × 2 यानी 28 ग्राम। और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन के एटम होंगे, और एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो 6 एटम का मास 6 × 1 यानी 6 ग्राम, तो 28 + 6 34 ग्राम। रिएक्टेंट का मास आया 34 ग्राम। जरा प्रोडक्ट का मास निकालते हैं, 2 नाइट्रोजन का मास, एक नाइट्रोजन 14 ग्राम, 3 हाइड्रोजन 3 × 1 यानी 2 × 17 34 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास 34 ग्राम, प्रोडक्ट का मास 34 ग्राम। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, समझा क्या अभी हरि सिंह? ये क्या हुआ, समझा अभी? ठीक है, हाँ रिएक्टेंट पहले से दिया रहेगा बेटा, ये सब दिया रहेगा। ठीक है, तो हम अगले लॉ पे बढ़ते हैं बेटा, ये हमने समझा दिया आपको। ठीक है, कौन कौन सा रिएक्शन है? हाँ बेटा एग्जाम में गौरव, एग्जाम में हमेशा एटम का एटॉमिक मास दिया रहता है बेटा, एग्जाम में हमेशा
एटम का एटॉमिक मास दिया रहता है, और नहीं भी दिया रहता तो आप इतना तो आपको याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते एक साल में, कि आपको खुद ही याद रहेगा कि नाइट्रोजन 14 ग्राम का होता है, हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। हालांकि वो दे देते हैं बेटा एटॉमिक मास, फिर भी आपको याद हो जाएगा बेटा ये सब बातें, ठीक है, परेशान मत हो, ये सब बातें देते हैं। और जब ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है आईआईटी और नीट में, तो 100% दिया जाता है एटॉमिक मास, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान न रहें, ठीक है, वो दे देगा। चलो आइए अब आते हैं बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बेटा सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ध्यान रखिए ये बड़ा आसान था, बट अब जो लॉज पढ़ाऊंगा ना उसमें आपकी कैपेबिलिटी चेक होगी कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, आप क्या करते हो बेटा, इन सबके स्टेटमेंट रटने की कोशिश करते हो, और क्योंकि आपको एग्जाम्पल ढंग से बताया नहीं जाता इसीलिए आप स्टेटमेंट को रट्टा मारते हो, और यहां रटने से काम नहीं चलेगा। 10th तक आप रट्टा मारते तो ठीक है, कंटेंट कम था, अब यहाँ 11 12 मिलकर तुमको 32 चैप्टर्स केमिस्ट्री के करने हैं, ठीक है, तो रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ऑल ओवर कम से कम 400 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको 2 साल मिला के, तब चाहे केमिस्ट्री का कंटेंट खत्म होता है। चलिए अगला है बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले स्टेटमेंट लिखूंगा जो आपको नहीं समझेगा, फिर मैं जब एग्जांपल बता दूंगा तो आपको स्टेटमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, पहले मुझे समझा लेने दो, फिर मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करूंगा, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये दूसरा लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये क्या बोलता है बेटा, एनी प्योर कंपाउंड, एनी प्योर कंपाउंड always contains same element in a definite proportion by mass, definite proportion by mass irrespective of their source or method of preparation, बड़ा अजीब लग रहा होगा देख के, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, बट अब एग्जांपल दूंगा बिल्कुल फंडा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है बेटा एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले हिंदी में बोल दो, अंग्रेजी तो बहुत हो गई। इनका कहना है कि अगर कोई प्योर कंपाउंड तुम्हारे पास है, तुम उसको चाहे जिस भी सोर्स से बनाए हो, उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट भी सेम होंगे, और उन एलिमेंट का जो मास होगा वो भी क्या होगा, फिक्स मास में वो कंबाइन करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, एग्जांपल दूंगा क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो मैंने 3 डिफरेंट सोर्स से पानी कलेक्ट किया, हमने सी वाटर से वाटर लिया, हमने रिवर वाटर लिया, और हमने टैप वाटर लिया, आपके घर के से पानी लिया टैप वाटर। हमने 3 डिफरेंट सोर्स से पानी लिया, पानी क्या होगा, H2O और H2O, ठीक है। तो अगर पानी है, भले मैं कोई भी सोर्स से पानी लूं, तो भैया पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, और उनके कंबाइन करने का मास भी देखो, आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है और एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो एक पानी में 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब एक पानी में हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। यहां भी 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि दो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, एनी प्योर कंपाउंड always contains the same element in a definite proportion by mass irrespective of their source or method of preparation। हमने देखिए 3 डिफरेंट सोर्स से पानी कलेक्ट किया, अब ये पानी है तो भैया इसमें H2O ही होगा, भले 3 डिफरेंट सोर्स है, बट वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, रिवर वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, और टैप वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और वो सेम प्रोपोर्शन में, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। देखो
2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से। या अगर मैं 1 ग्राम निकालूं तो इसको 2 से डिवाइड मारो, 1:8, 1:8, 1:8 कुछ ये। यानी any pure compound always contains the same element, any pure compound always contains the same element in a definite proportion by mass। हर वाटर में देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से। तो चाहे मैं किसी भी सोर्स से कंपाउंड को कलेक्ट करूं, उनमें पाए जाने वाले एलिमेंट सेम होंगे और उनके क्या होगा बेटा, उनके जो कंबाइन करने का रेशियो होगा, उनके जो कंबाइन करने का डेफिनेट जो मास होगा, जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे वो फिक्स्ड मास से कंबाइन करेंगे। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन। बताइए समझ में आया कि नहीं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? ठीक है। बेटा कोई भी काम करो, इसमें क्या डिफरेंट एग्जांपल क्या, तुम कोई भी सपोज करो तुमने किसी 2 अलग अलग रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तुमने कोई 2 अलग अलग रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सपोज करो एक बार तुमने मीथेन का कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना, सपोज करो एक बार तुमने मीथेन का बेटा कंबशन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और एक बार कार्बन का डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो है तो दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड तुमने 2 डिफरेंट मेथड से प्रिपरेशन किया है, एक बार तुमने मीथेन का कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और एक बार तुमने कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन ही है। इनके कंबाइन करने का रेशियो, एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, क्योंकि एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए CO2 है, और यहाँ पे भी क्या होगा आपका 12 ग्राम कार्बन 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं। तो हो गया ना भैया, तुमने CO2 को 2 अलग अलग मेथड से प्रिपेयर किया, एक बार तुमने मीथेन का कंबशन करके CO2 बनाया, एक बार कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाया, बट बनाया तो CO2 ही ना। तुम किसी भी मेथड से बनाओ या किसी डिफरेंट सोर्स से ले आओ, CO2 ही बनाना, तो उनमें पाए जाने वाले एलिमेंट सेम होंगे और उनके कंबाइन करने का क्या होगा बेटा, वो सेम मास में कंबाइन करेंगे, फिक्स मास में कंबाइन करेंगे। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से, और सिंप्लीफाई कर सकते हो 4 से, इसको डिवाइड मार दो, 3 ग्राम कार्बन कितना 8 ग्राम ऑक्सीजन से साथ कंबाइन करेगा, 3:2 आएगा। बताइए समझा कि नहीं, अभी समझा कि नहीं बेटा? किसी को दिक्कत तो नहीं है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में? वेरी गुड, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने एग्जांपल समझ लिया, यानी स्टेटमेंट आपने समझ लिया कि एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चल आप बेटा तीसरे लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा है मेरे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो ये नियम क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। When two element combine, when two element, पहले मुझे पढ़ा लेने दो, हाँ फिर मैं आपका डाउट दूंगा, पहले मैं पूरा समझा दूं आपको तब। When two element combine to form more than one compound, more than one compound, more than one compound, then different masses of one element, then different masses of one element, then different masses of
one element which combined with fixed mass of other element when two elements combine to form more than one compound, then ratio of different masses of one element which combine with the fixed mass of other element bears a small whole number ratio. देखो स्टेटमेंट देखोगे तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा कि बाप रे बाप इतना गंदा स्टेटमेंट, कैसे रट्टा मारे इसको। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल एक दो दे दूंगा, एकदम फंडा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, when two element combine to form more than one compound, then the ratio of different masses of one element which combine with the fixed mass of other element bears a small whole number ratio। मतलब कहने का क्या, आप एग्जांपल दूंगा क्लियरिटी आएगी। देखना पहला एग्जांपल, when two element combine, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किया बेटा, when two element combine to form more than one compound, ये दो कंपाउंड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कि एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। ठीक है, अब एक एक बात को समझो, इतना समझो, जल्दबाजी चैट लिखने के चक्कर में परेशान मत हो, समझो पहले। when two element combine to form more than one compound, ये तुमको इतनी लाइन समझ में आ गई। when two element combine to form more than one compound, two element combine to form more than one compound। ठीक है, फिर क्या बोला है, then the ratio of masses of different masses of one element, which combine with the same mass। टेंशन मत लो। यहाँ कार्बन का मास कितना है, एक कार्बन है यानी ये 12 ग्राम है, दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है, दो ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम। यहाँ पे एक कार्बन है तो ये 12 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम। तो अब क्या बोल रहा है बेटा कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाए, जो फिर आपको क्या करना है, डिफरेंट मास का रेशियो लेना है जो सेम मास से कंबाइन हुआ है। तो बहुत ध्यान समझो, यहां देखो इन दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंट मास किसका दिख रहा है तुमको, ऑक्सीजन का। CO2 में 12 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन से कंबाइन किया है, और CO में 16 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम से कंबाइन किया है। तो क्या बोला है, देन द रेशियो ऑफ डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास किसका है यहाँ पे, ऑक्सीजन का, यहाँ 32 ग्राम यहाँ 16 ग्राम, विच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट। आपको उस डिफरेंट मास का रेशियो लेना है जो सेम मास से कंबाइन हुआ है। तो ऑक्सीजन यहाँ 32 ग्राम 12 ग्राम कार्बन से कंबाइन हुआ है, यहाँ 16 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम से कंबाइन हुआ है। तो डिफरेंट मास किसका है, ऑक्सीजन का, जो सेम मास से कंबाइन किया है 12 ग्राम कार्बन से। तो आपको डिफरेंट मास का रेशियो लेना है, 32 ग्राम और 16 ग्राम ऑक्सीजन का। फिर से बोल रहा हूँ, when two element combine to form more than one compound, then the ratio of different mass of one element, different mass किसका है, ऑक्सीजन का, which combine with the same mass, तो किसका रेशियो लेना है, वो डिफरेंट मास जो सेम मास से कंबाइन किया है। तो ऑक्सीजन बेटा 32 ग्राम 12 ग्राम कार्बन से कंबाइन किया है और 16 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम से कंबाइन किया है। तो डिफरेंट मास है ऑक्सीजन का जो सेम मास ऑफ कार्बन से कंबाइन किया है। तो उसी डिफरेंट मास का रेशियो लेना है, और ये रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर होना चाहिए। तो 32/16 यानी 2/1, इसका मतलब 2:1। देखिए सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझा क्या? समझा? यस इजी सर, वेरी गुड वेरी गुड, ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ये सब बातें समझ ले रहे हो, इसका मतलब बेटा बहुत अच्छा दिमाग है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब आपको स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल ऐसा ना कराता तो आप स्टेटमेंट को रट्टा मारना स्टार्ट कर देते, और एग्जामिनेशन में जाके थोड़ा भी अगर गलत कर दोगे तो आपका नंबर कट गया।
इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल समझाया। एग्जाम्पल समझ में आ गया तो स्टेटमेंट तुम अपने आप बना के लिख सकते हो कि when two element combine to form more than one compound, then different mass of one element which combine with the fixed mass of other element always be a size small whole number ratio। खत्म बात। कितना आसान हो गया, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूं, चलो देखो देखो इसी का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए, दो कंपाउंड बनाए, वाटर और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाए तो समझ जाना वो क्वेश्चन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का है। स्टेटमेंट समझो, जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाए तो समझ जाना वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो दो एलिमेंट कंबाइन किया और एक से अधिक कंपाउंड बनाए। अपने को पता है बेटा कि क्या होता है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है। तो जरा वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे भी देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। अब बहुत आसान देखो, when two element combine to form more than one compound, then different masses of one element, बताइए किसका मास डिफरेंट, ऑक्सीजन का। यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, यहाँ 32 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो when then different masses of one element, तो different masses of oxygen which combine with the fixed mass of other element, both are combined with the fixed mass of hydrogen 2 ग्राम से। तो वो जो डिफरेंट मास हैं जो फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं, दोनों जगह ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, दोनों जगह ऑक्सीजन फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। तो इन जो डिफरेंट मास का रेशियो लोगे जो फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं, तो हमेशा एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आएगा। इसी को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। बताइए समझ में आता है कि नहीं, समझा? ओके समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। चलिए अब आइए, अब थोड़ा सा बेटा इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। अब इसको जरा आईआईटी लेवल में पहुंचाते हैं इस लॉ को। आईआईटी कैसे क्वेश्चन पूछती है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगी आईआईटी। आप सोचोगे यार लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना ही लगाना है आपको। बट आईआईटी क्या करेगी, थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगी क्वेश्चन में और आप परेशान हो जाओगे। वो ट्विस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखो। एक आईआईटी की प्रॉब्लम लेते हैं, इससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करते तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। ये तो सिंपल सिंपल मैंने बता दिया, थोड़ा सा आईआईटी लेवल पे पहुंचाते हैं इस टॉपिक को। देखो ऐसे दिया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 3 ऑक्साइड बना रहे थे, NO, N2O और NO2। प्रूफ करना था कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो एक बात तो समझ में आ रही है यार कि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, और आपको हिंट दिया था कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है। चलो दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मुझे प्रूफ करना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है when two element combine to form more than one compound, then different mass of one element which combine with the same mass of other element bears a small whole number ratio। ठीक है, चलिए साहब, यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना है भैया, NO में नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं ना, एक नाइट्रोजन है तो ये हुआ 14 ग्राम का, एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, यहाँ दो नाइट्रोजन तो 28 ग्राम, एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, यहाँ एक नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम, दो ऑक्सीजन है 32 ग्राम। बड़ी विडंबना आ गई इस क्वेश्चन में। तो अभी जो दो एग्जांपल दिए थे वहां क्या होता था, एक एलिमेंट का मास डिफरेंट दिखता था और दूसरे एलिमेंट का मास सेम दिखता था। जैसे तुमने जब क्वेश्चन किया CO2 और CO वाला, तो वहां कार्बन का मास सेम था, ऑक्सीजन का डिफरेंट था। H2 और H2O2 किया,
ऑक्सीजन का डिफरेंट था, हाइड्रोजन का सेम मास था। भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो तब वैलिड होगा जब क्या होगा, एक एलिमेंट का मास डिफरेंट हो और जो डिफरेंट मास हो वन एलिमेंट के, वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ बड़ी विचित्र सी बात देखने को मिल रही है कि यार नाइट्रोजन का मास 14, 28, 14, नाइट्रोजन का भी मास डिफरेंट है, 16, 16, 32, ऑक्सीजन का भी मास डिफरेंट है। कैसे लगाएं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो बोलता है कि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो जो डिफरेंट मास होता है वन एलिमेंट का, जो सेम मास से कंबाइन करता है, वो डिफरेंट मास जो सेम मास से कंबाइन करता है, उसका रेशियो स्मॉल होल नंबर। यहां तो सर ऑक्सीजन का मास भी डिफरेंट है, नाइट्रोजन का मास भी डिफरेंट है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें? तो आप ट्रिक सुनो। जब ऐसे क्वेश्चन आईआईटी वगैरह पूछता है ना, तो आपका वो आईक्यू टेस्ट करता है कि आप कितना बढ़िया, आपके अंदर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है कि नहीं, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ करना है। तो आप बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक एलिमेंट के मास को आपको फिक्स करना होगा, तभी आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा पाओगे। या तो सारे नाइट्रोजन को 14 ग्राम बना लो, या सारे नाइट्रोजन को 28 ग्राम बना लो, या तो सारे ऑक्सीजन को 16 ग्राम बना लो, या सारे ऑक्सीजन को 32 ग्राम बना लो, ये तुम्हारी मर्जी। किसी एक एलिमेंट के मास को करना होगा फिक्स, यानी वी हैव टू फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ, तभी आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा दोगे, क्योंकि आप उन मासेस का, उन डिफरेंट मास का रेशियो लेते हो जो दूसरे एलिमेंट के सेम मास से कंबाइन करते हैं। अब यहाँ दोनों एलिमेंट का मास डिफरेंट है, तो किसी एक एलिमेंट के मास को करना होगा फिक्स, फिर दूसरे का करना होगा रेशियो लेना होगा, अप्रूव करना होगा सिंपल होल नंबर रेशियो आया कि नहीं। तो चलिए एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना, जिस जो मन करे वो कर सकते हो तुम, गुणा करके, भाग करके, कुछ भी करके। चलो मैं क्या करता हूं, आई हैव टू फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन। मैं नाइट्रोजन के मास को फिक्स करने चल रहा हूं। कैसे? मैं चल रहा हूं सारे नाइट्रोजन के मास को क्या करने, 20 आपका क्या करने, या तो चलो 14 बना दूं, या जो कहो उसको बना दूं। 14 बनाना है तो इसको क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, या अगर तुमको सारे मास को 28 बनाना है तो इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारी मर्जी। सब मैं दोनों करके दिखाऊंगा, देखो अगर मान लो मैं सारे नाइट्रोजन को 28 बनाना चाह रहा हूं, तो इस वाले नाइट्रोजन में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 28 बनेगा। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नाइट्रोजन 14 ग्राम था तो 28 ग्राम हो जाएगा, और ऑक्सीजन 16 ग्राम था तो 32 ग्राम हो जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी 28 था, मैं नाइट्रोजन को 28 ग्राम ही करना चाह रहा था, तो ये 16 ग्राम। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 14 ग्राम है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 28 ग्राम हो गया, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 64 ग्राम हो गया। अब देखो मामला सेट हो गया। When two elements combine to form more than one compound, then different mass of one element which fixed with the combined with the fixed mass of third element. हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया बेटा, देखो नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूं, वो डिफरेंट मास जो फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो ले लेता हूं। तो 32 अपॉन 16 अपॉन 64 क्या आ जाएगा, 16 से कट कर दो, 16 2 जा 1 जा 4 जा, 2:1:4 हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझा क्या? समझ में आया? तो आईआईटी ऐसे क्वेश्चन पूछती है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगवाती है आपसे कि कैसे होगा, ठीक है। अब देखो देखो तुम्हारी मर्जी थी बेटा, तुम चाहो तो क्या कर लो बेटा, तुम्हारा सर मुझे 28 नहीं करना है, मुझे नाइट्रोजन के मास को 14 फिक्स करना है, यार तुम्हारी मर्जी भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमको अगर नाइट्रोजन के मास को 14 ही फिक्स करना है कि सर मैं 14 करना चाहता हूं, कर लो भैया, तुम्हारी मर्जी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तुम चाहते हो मैं नाइट्रोजन के मास को 14 करूं, तो इसको तो ऐसे ही रखने दो, 14 ग्राम और 16 ग्राम। ये 28 था, अगर इसको 14 करना है, इसको तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा बताओ, 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा। तो ये जब 2 से डिवाइड मारोगे तो ये हो जाएगा 14 ग्राम, यानी ये है डिवाइड बाई 2, और ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 8 ग्राम, और ये फिर क्या 14 ग्राम, और ये रहेगा 32 ग्राम। तो देखो तब भी फिक्स हो गया नाइट्रोजन का मास। अब ऑक्सीजन के मास का रेशियो ले लो, 16:8:32, 8 से काट दो, 2:1:4। ये देखिए साहब गलत आया तो बताइए मुझे, सेम रेशियो आया कि नहीं आया बताइए, 2:1:4 पहले भी आया था, एग्री करते हो कि नहीं? समझा?
तो बेटा आईआईटी इस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने डालती है जहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े। किसी को डाउट तो नहीं है? इंटू 212 ये क्या है? इंटू 212 क्या है? चलो थैंक यू नकुल। देखो बेटा बहुत आसान चीज है बेटा, कुछ भी कर लो। अगर देखो किसी को लगता है सर मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑक्सीजन के मास को फिक्स करूं, भैया तुम्हारी मर्जी यार, खेलो ना, कुछ नहीं है, कंसेप्ट होना चाहिए। किसी को लग रहा है मैं ऑक्सीजन के मास को सर फिक्स करना चाहता हूं, आप बार बार नाइट्रोजन को ही क्यों फिक्स कर रहे हो सर, मुझे मजा नहीं आ रहा है, आप ऑक्सीजन के मास को फिक्स करो। चलो कर देते हैं। ऑक्सीजन के मास को या तो 16 बना लो या तो 32 बना लो, तुम्हारी मर्जी। ये 16 16 32 है, ये 16 16 32 है, या तो सबको 16 बनाओ, ठीक है, या तो सबको 32 बनाओ। चलो आप बोलो सर मुझे सबको 16 बनाना है, ये तो 16 पहले से ही है, रहने दो, ये 16 पहले से ही है, तो यहाँ पे 14 ये 28, इसको 16 बनाना है, 2 से डिवाइड मारो, जब तुम इसको 2 से डिवाइड मारोगे तो ये भी 16 बनेगा और ये 2 से डिवाइड होकर 7 बन जाएगा। अब हमने ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर लिया, तो अब डिफरेंट मास किसका हो गया? नाइट्रोजन का। इनका रेशियो ले लो, 14 28 और 7 7 से काट कर दो, 2:4:1। ये लो, बताओ कुछ गलत आता है तो बताओ। खेलो ना यार, कितना खेलोगे? समझ में आता है क्या? कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। 2:4। हाँ बेटा सब में आता है, क्वेश्चन ऐसे सब आते हैं, अगर आपके बोर्ड में है तो सीईटी में आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आई थिंक किसी को अब थोड़ा भी डाउट नहीं रह गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे आते हैं, जो हमारे बोर्ड के स्कोप में नहीं है, लेकिन आईआईटी और नीट उन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। थोड़ा सा अजीब है, समझने की भरपूर कोशिश करिएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो आपके बोर्ड के स्कोप में नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं बस, आईआईटी और नीट के लिए, ये आपके बोर्ड में नहीं है, ठीक है, नीट और जेई में है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो आपको स्टेटमेंट रट्टा मारने की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में, तो आपके बोर्ड में भी नहीं आने वाला है। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर एग्जांपल देके समझाता हूं, समझ लीजिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, हैशटैग लॉ, ठीक है। अब ये लॉ क्या बोलता है? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, बहुत खतरनाक इसका स्टेटमेंट है, और आपको बड़ी अच्छी बात है कि आपको इसका स्टेटमेंट रट्टा भी नहीं मारना है, क्योंकि आपके बोर्ड के स्कोप में नहीं है, केवल न्यूमेरिकल बनाना आना चाहिए इसका बस। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन with fixed mass of third element, with fixed mass of third element, when two element combined with the fixed mass of third element, then the different masses of one element, then the different masses of one element, different masses of one element which combine with the fixed mass of third element, which combine with the fixed mass of third element, which combine with the fixed mass of third element, and the ratio of masses, and the ratio of masses, and the ratio of masses of element for which they themselves combine
combine bears a small whole number ratio. Small whole number ratio. ये कितना गंदा स्टेटमेंट है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये क्या बोल रहा है सर, इतना इतना बड़ा लिख दिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझाता हूं एग्जांपल देके, 2 मिनट तो जरा मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं। चलो चलो, डरो मत डरो मत, अरे इतना बड़ा स्टेटमेंट है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 एग्जाम्पल दूंगा, एकदम दिमाग में घुस जाएगा ये, और एक एक लाइन समझा भी दूंगा ये क्या है। और आपको बड़ी अच्छी बात है, इसको याद करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड के स्कोप में है नहीं, एंट्रेंस के लिए है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर क्लियर करता हूँ। देखो सर, पहला एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे समझना, बहुत आसान है। When two element combine with the fixed mass of third element, कार्बन कंबाइन किया सल्फर, कार्बन और सल्फर दो एलिमेंट कंबाइन किया थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। बात को समझो, बहुत प्यार समझो बात को, ठीक है। When two element combine with the fixed mass of third element, मतलब क्या भैया, आपने को पता है एक कार्बन जो होता है, यहां लिखता हूं, एक कार्बन 12 ग्राम का होता है, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है। तो कार्बन यहाँ एक है तो 12 ग्राम, तो ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम का सल्फर, एक सल्फर का मास होता है 32 ग्राम, तो एक सल्फर हो गया 32 ग्राम, ऑक्सीजन भी हो गया 32 ग्राम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो स्टेटमेंट सुनो, when two element combine with the fixed mass of third element, स्टेटमेंट समझो, when two element combine to form more than one compound, तो law of multiple proportion, when two element combine with the fixed mass of third element, law of reciprocal proportion। स्टेटमेंट सुन के ही बता दोगे, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से, तो क्या देखें, 12 ग्राम कार्बन भी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है, और 32 ग्राम सल्फर भी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है। दो एलिमेंट फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन किए, आराम सुनिए, दो एलिमेंट फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन और सल्फर, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए तो ये CO2 बनाया, SO2 बनाया। तो देखो, कार्बन भी फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ 32 ग्राम और सल्फर भी फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन है 32 ग्राम, ठीक है। तो व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, इतनी बात समझ में आ गया। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, बताइए यहाँ किसका मास डिफरेंट है, यहाँ किसका मास डिफरेंट है, कार्बन का, यहाँ कार्बन यहाँ सल्फर, जिसका मास डिफरेंट है, जो सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया उसका रेशियो लेना है। तो सेम मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है कौन कौन, कार्बन और सल्फर, कार्बन और सल्फर। इसका अनम्यूट है बुंगाड़ी, जरा रविंद्र सर को म्यूट करो। ठीक है, चलो देखो, when two element combine with the fixed mass of third element, तो दो एलिमेंट लिया, कार्बन सल्फर, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। बट क्या कर रहा है, when two element combine with the fixed mass of third element, तो कार्बन और सल्फर दोनों ऑक्सीजन से कंबाइन किया, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाया, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO2 बनाया। कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, सल्फर 32 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो दोनों एलिमेंट फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम से कंबाइन कर रहे हैं। देन द रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो भैया डिफरेंट मास किसका है, जो सेम एलिमेंट सेम मास ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, कार्बन और सल्फर का, इसके मास का रेशियो लो 12/32, ठीक है। इसका मतलब 4, आपका 4 से घटो, 4 3 जा, और क्या होगा, ये 4 जा, तो 3:4 ना, 3:8,
तो ये आया 3:8 का रेशियो। अभी रुके रहो, अभी परेशान मत होना, समझो समझो। जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से, तो कार्बन और सल्फर दोनों थर्ड एलिमेंट है, ऑक्सीजन फिक्स्ड मास से कंबाइन करना है ऑक्सीजन के। तो ये तो बनाया CO2, ये बनाया SO2। तो यहाँ भी 12 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, यहाँ भी 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन से, यानी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से कार्बन भी कंबाइन किया और सल्फर भी। तो देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो डिफरेंट मास किसका है? कार्बन और सल्फर का। सेम मास किससे कंबाइन किया? ऑक्सीजन से। तो इन डिफरेंट मास का रेशियो लेना है, तो 3:8 आया। फिर क्या बोल रहा है कि एंड देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट फॉर व्हिच दे देमसेल्फ कंबाइन। मतलब जब ये दोनों आपस में ही कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ कार्बन क्या है? 12 ग्राम। यहाँ सल्फर कितना होगा? एक कार सल्फर 32 ग्राम का होता है, तो 2 सल्फर हो गया 2 × 32 यानी 64 ग्राम। तो अब आप जरा इनका भी रेशियो लीजिए। जब ये आप आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जरा इनका भी कार्बन और सल्फर का रेशियो लीजिए। जब ये खुद कंबाइन करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाए हैं, तो कार्बन 12 ग्राम, सल्फर कितना हो गया? 64 ग्राम। फिर 4 से काट दो, तो 3/16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी 3 × 16, सॉरी 3 × 16 ये आ गया। अब सर हो गया? नहीं, अब इन दोनों का रेशियो लो आपस में। इन दोनों का रेशियो सिंपल होल नंबर होना चाहिए। तो कार्बन रेशियो सल्फर, कार्बन रेशियो सल्फर, ये कितना आया है? 3/8। ये कितना आया है? 3/16। 3 से 3 कट गया, 16 ऊपर चला गया, 16/8 यानी 2:1। दिस इज कॉल्ड सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। समझा क्या? समझा बेटा? फिर से करता हूं, फिर से बताता हूं बेटा, परेशान मत हो, फिर से बताता हूं एक बार। एकदम एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन मत लो, दिमाग में बैठ जाएगा। कोई भी टॉपिक जो मैं लूंगा वो आपके दिमाग तक मैं एक्सप्लेन ही कर दूंगा, तुम उसके लिए टेंशन ही मत लो, कितना भी हार्ड टॉपिक हो, ठीक है, एकदम आसान बना के आपको दे दूंगा मैं। देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है बेटा कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, जब दो एलिमेंट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो कार्बन और सल्फर वो दो एलिमेंट थे बेटा, प्यार से समझो, कार्बन और सल्फर वो दो एलिमेंट थे जो फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें। सब कैसे भैया? कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, CO2 बनाया, सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन किया, SO2 बनाया। तो कार्बन एक कार्बन 12 ग्राम का, दो ऑक्सीजन 32 ग्राम, एक सल्फर 32 ग्राम, दो ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो when two element combine to fixed mass of third element, तो भैया कार्बन भी फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है और सल्फर भी फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम से ही कंबाइन किया है। कार्बन भी 32 ग्राम से कंबाइन किया थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, और सल्फर भी थर्ड एलिमेंट का फिक्स्ड मास 32 ग्राम से कंबाइन किया है। फिर क्या बोला? देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो आप उन एलिमेंट के मास का रेशियो लीजिए जो फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया है। तो भैया कार्बन और सल्फर ये है जो डिफरेंट मास है, जो फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन किया है। मुझे कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो लेना है, ले लिया साहब, 12 ग्राम 32 ग्राम, 3:8 आया। चलिए साहब, फिर क्या बोला कि जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाते हैं, उनमें एलिमेंट का रेशियो लीजिए मास का। तो कार्बन डाइसल्फाइड बनाइए, कार्बन 12 ग्राम, दो सल्फर 64 ग्राम। अब यहां भी कार्बन सल्फर का रेशियो निकालिए मास का, 12 और 64, 3:16। फिर क्या बोल रहा है? इन दोनों का रेशियो लीजिए, इन दोनों का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो दोनों का रेशियो लिया 3/8, 3/16, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 16 ऊपर गया, 16/8, 2:1। दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझा क्या? डाउट तो नहीं है भैया किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है, बस और क्या चाहिए बेटा? किसी ने बोला बलराज 64 कहां से आया? अरे बेटे कार्बन डाइसल्फाइड है, तो यहाँ कार्बन एक है जो 12 ग्राम, दो सल्फर का मास कितना होगा साहब? एक सल्फर का मास 32 ग्राम है, दो सल्फर का मास 64 ग्राम होगा ना बेटा बलराज? दो सल्फर का मास 64 ग्राम ही तो होगा। समझा कि नहीं?
समझा अभी? 64 का लोचा समझ में आया क्या? चलो आइए, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब वो थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा आईआईटी लेवल के में पहुंचते हैं। अब वहां देखो फिर आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। आइए, थोड़ा सा खेलेगा आपकी भावनाओं के साथ। आईआईटी क्या करता है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है जहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाए। देखो एक आईआईटी का क्वेश्चन कराता हूं जहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन में CO2 बनाता है और ये पानी बनाता है। ठीक है, चलिए क्या होता है आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो क्या व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करना है। तो साहब कार्बन यहाँ एक है तो 12 ग्राम का कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन यानी 32 ग्राम का ऑक्सीजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यानी 2 ग्राम का हाइड्रोजन हो गया और 16 ग्राम का ऑक्सीजन हो गया। यार ये तो मामला फंस गया। अब देखो आईआईटी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, थोड़ा सा दिमाग लगवाती है आपसे कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स, अगर तुमने अच्छे समझा है, तुम समझदार हो, तुमको करना क्या है, बोल दिया कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, इसका मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो टू एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, बट सर मेरा तो मास थर्ड एलिमेंट का फिक्स ही नहीं है। यहाँ जो थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है यहाँ 32 ग्राम है, सर वाटर में 16 ग्राम है, और आप बोल रहे हो फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करना है। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, इसको भी 32 ग्राम बना लेते हैं या इसको भी 16 ग्राम कर देंगे, ये तो मेरी मर्जी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम थर्ड एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन के मास को वाटर में फिक्स करते हैं, तो इंटू 2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 ग्राम और ऑक्सीजन हो जाएगा 32 ग्राम। देखो हमने थर्ड एलिमेंट के मास को अब दोनों जगह फिक्स कर दिया, यहाँ भी ऑक्सीजन 32 ग्राम, यहाँ भी ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो अब यहाँ रेशियो किसका लूंगा मैं, कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन का, जो डिफरेंट मास जो फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो कार्बन यहाँ है 12 ग्राम, हाइड्रोजन यहाँ है 4 ग्राम, यानी 3/1 यानी 3:1 ये आ गया। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो CH4 बनेगा, मीथेन। यहाँ एक कार्बन 12 ग्राम, 4 हाइड्रोजन 4 ग्राम। तो अब यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो लूंगा, जब वो खुद देमसेल्फ कंबाइन कर रहे हैं तो क्या आएगा 12/4 यानी 3/1 यानी 3:1। अब इन दोनों का रेशियो लिया जाएगा, दोनों का रेशियो, तो ये आया है 3/1 और ये भी आया है 3/1, 3 कैंसिल, 1:1 सिंपल होल नंबर रेशियो। बताइए समझता है कि नहीं, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को भैया कि बहुत कठिन लग रहा हो, बहुत टफ जा रहा हो? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो नकुल, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। एक्चुअली पहले बार मैंने बड़ा स्लो पढ़ाया था, आप समझ गए, थोड़ा मैंने अपना मोमेंटम बढ़ा लिया इसीलिए, बट गलती कर दी। फिर से देखो, when two element combine with the fixed mass of third element, ऐसा दिखा नहीं कि समझ लो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो भैया कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से बना CO2, हाइड्रोजन और वाटर से बना वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। एक कार्बन 12 ग्राम, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, एक 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम। बट यार लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो तब लगता है जब थर्ड एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में फिक्स हो। अब यहाँ जो थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है, CO2 में वो 32 ग्राम है, वाटर में 16 ग्राम है, कैसे लगाऊं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? यानी मुझे ऑक्सीजन का मास तो फिक्स करना पड़ेगा दोनों कंपाउंड में। तो यहाँ 32 है, यहाँ 16 है, या तो इसको 16 बना दूं या तो इसको 32 बना दूं। मैंने वाटर वाले ऑक्सीजन को 32 ग्राम बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये 2 ग्राम था, तो हाइड्रोजन 4 ग्राम हो गया, ये 32 ग्राम हो गया। तो अब देखो जो थर्ड एलिमेंट का मास CO2 में भी ऑक्सीजन 32 ग्राम, वाटर में भी ऑक्सीजन 32 ग्राम फिक्स हो गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन जो डिफरेंट मास है उनका रेशियो ले लिया, 12/4, 3:1 3:1। फिर जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो CH4 बनेगा। यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो लूंगा, एक कार्बन 12 ग्राम, 4 हाइड्रोजन 4 ग्राम, तो 12/4 3:1। फिर इन दोनों का रेशियो लूंगा, इन दोनों का रेशियो सिंपल होल नंबर आना चाहिए, 3/1:3/1, 3 से 3 कर गया 1:1। समझा कि नहीं? अभी तो डाउट नहीं है? तो ये हो गया बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ऐसी चीजें ना बेटा, जब आप पढ़ते हो या टीचर आपको पढ़ाता है ना, तो वो इस लेवल पे जाके एक्सप्लेन नहीं करता, तो आप क्या करते हो, इसको रटते हो और आप फंडामेंटल समझ ही नहीं पाते। मैं इसलिए हर तरह से बताता हूँ। तुम्हारा मन कर रहा है 32 ग्राम, इसको 32 ग्राम करो। तुम्हारा मन करता नहीं सर मुझे ऑक्सीजन 16 ग्राम पसंद है, तो ठीक है ना यार, डिवाइड कर दो इसको 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 6 ग्राम, ये हो जाएगा 16 ग्राम, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये कितना है 2, ये कितना हो गया 3/1 यानी 3:1, और ये रेशियो तो 3:1 आएगा। फिर से करके देख लो, 1:1 ही तो आएगा। तुम्हारी मर्जी यार, कैसे भी खेलो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसा मन करे वैसा करो, हर तरह से मैं आपको रेडी कर दिया हूं। ये नहीं 1 से 2 से मल्टीप्लाई करे। तो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो ना, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। मेरे नोट्स में सारे एग्जांपल्स हैं, मैं जो नोट्स में वही पढ़ाता हूं बेटा, ठीक है? नोट्स में सारे एग्जांपल सच ऐसे लिखे गए हैं। तो ये हो गया बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है? अब आते हैं एवोगैड्रोस लॉ। अब आते हैं एवोगैड्रोस लॉ। आइए, अब आता है मेरे पास एवोगैड्रोस लॉ। पहले समझिएगा प्यार से, एवोगैड्रोस लॉ क्या है? ये बोलता है इफ टेम्परेचर, प्रेशर and all physical conditions are constant, and all physical conditions are constant, then equal volume of all gases contains equal number of molecules. बहुत आसान चीज है, समझाना चाहूंगा। क्या बोल रहा है बेटा कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, ठीक है? अगर टेम्परेचर, प्रेशर और सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, then equal volume of all gases contains equal number of molecules. कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर सब कांस्टेंट है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल दूंगा तो क्लियरिटी आएगी। आइए, सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है 100 ml। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है 100 ml, ठीक है? इसका वॉल्यूम है 100 ml। मान लो मैंने इसमें हाइड्रोजन गैस भरी है। लेट अस एज्यूम, सपोज करो, मैं ऐसा मानता हूं कि मान लो 100 ml वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की संख्या x है। ऐसा हमने एजम्पशन मान लिया। लेट अस एज्यूम number of molecules of hydrogen gas in 100 ml is equal to x। मैंने मान लिया कि सपोज किया कि माना 100 ml जो वॉल्यूम है कंटेनर का, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं, x है। तो अगर मैं इसी वॉल्यूम में, सपोज करो टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर था 1 atm, ये कंडीशन मैंने मेंटेन किया है सपोज करो, ठीक है? तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसी कंटेनर में, इतने ही वॉल्यूम के कंटेनर में, 100 ml के कंटेनर में, यही सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस भी भरूंगा ना, तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल की संख्या भी x होगी। अगर इसी कंडीशन पे मैं इतने ही वॉल्यूम में नाइट्रोजन गैस को भी भरूंगा, तो उनके भी मॉलिक्यूल की संख्या भी x होगी। इसी को बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ, कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर सब कांस्टेंट है, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर मैं इसी कंटेनर में, सेम कंडीशन में, मैं क्या बोलूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 100 ml, तो वो भी होगा x। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन 100 ml, वो भी कितना होगा, x।
x ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन गैस का। तो अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस इन 200 ml कंटेनर, सेम कंडीशन है बट कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया, तो भैया अगर 100 ml में इस कंडीशन पे x मॉलिक्यूल है तो 200 ml में 2x मॉलिक्यूल होंगे, खत्म बात। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस इन 50 ml कंटेनर, सेम कंडीशन में, तो भैया 100 ml में हमने x माना है मॉलिक्यूल होंगे, तो 50 ml में क्या होगा x/2। बताइए समझ में आता है कि नहीं, समझा कि नहीं? चलो अब किसी लोग को सर एक्सप्लेन करो। हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, टेंशन मत लो, एक्सप्लेन तो कर दिया, कुछ बचा नहीं, जो कंसेप्ट बचा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर कैसे। आपको लग रहा होगा सर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, शायद कुछ लोग के डाउट आ रहा होगा कि आप बोल रहे हो सर कि अगर 100 ml का कंटेनर और टेम्परेचर प्रेशर अगर हमने कांस्टेंट रखा है तो माना कि 100 ml कंटेनर में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की संख्या x है, तो अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है और उसी में अगर हम ऑक्सीजन गैस भर देंगे उनके भी मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल भी x होंगे। उसी सेम वॉल्यूम में अगर मैं नाइट्रोजन गैस भर दूंगा सेम टेम्परेचर प्रेशर पे तो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की संख्या भी x होगी। सर कैसे? किसी लोग को लग रहा होगा सर कैसे मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल क्यों बराबर होंगे, कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पहले से मेरी बात सुनो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 ml में 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, 100 ml वॉल्यूम में 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। भैया अगर मैं बोलूं कि 100 ml के कंटेनर में अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो हमने वॉल्यूम क्या माना है 100 ml, टेम्परेचर हमने माना है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हमने माना है 1 atm, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सपोज करो इसमें हमने हाइड्रोजन गैस भरा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन गैस की जो मोल है 100 ml कंटेनर के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो 100 ml कंटेनर में रखे गए हैं वो 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है। तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा 100 ml में 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी सेम कंडीशन में 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। मैं बोलूं ऐसे सेम कंडीशन में 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, उसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगाड्रोस के बराबर। सर कैसे आया, प्रूफ कर देता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, PV/RT। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल में, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में और 2 कैलोरी में होती है। ये सब बात मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगा। तो समझो अगर मैं प्रेशर कितना माना हूं, चाहे जो भी गैस भर रहा हूं, प्रेशर में कितना मान रहा हूं 1 atm, वॉल्यूम कितना ले लिया हूं 100 ml, ठीक है 100 ml, आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर, 100 ml है तो इसको 0.1 लीटर मान लूंगा, ठीक है क्योंकि मैं आर की वैल्यू लीटर में रखूंगा। आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर भी फिक्स कर रखे हो 25 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। तो बेटा बताओ प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, आओ हिमांशु सर आप मुझे म्यूट करो। हाँ बस आप लोगों ने किया है गड़बड़। यस चलो यस चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैम वही तो सोचा पूरा पढ़ा गया इन लोगों को समझा कैसे नहीं।
चलो देखो बेटा, कोई बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि सर अगर टेम्परेचर, प्रेशर और सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, तो क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम में हर गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। तो बात आती है सर कैसे प्रूव करो, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैं एक जनरल बातें आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर मैं बोलूं बेटा कि 100 ml के कंटेनर में इस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल कितने होंगे बेटा, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, बराबर 1 मोल अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस आए तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे भैया, 1 मोल का मतलब एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। और अगर 1 मोल ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो अब अच्छा बताओ, मैं प्रूव करने चल रहा हूं ऐसा क्यों होता है, मेरी बात सुनो। पीवी इक्वल टू एनआरटी, भैया अगर दो एलिमेंट्स के, अगर दो कंपाउंड के बेटा मोल सेम होते हैं, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, क्यों भैया 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 मोल में 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर 2-3 गैसों के मोल सेम होंगे तब उनमें मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो पीवी अपॉन आरटी, आपको पता है कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है 1 atm, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखा है 100 ml, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो बेटा जब ये हर चीजें कांस्टेंट है तो किसी भी गैस के लिए अगर मैं मोल निकालूंगा 100 ml के अंदर, तो हर गैस के मोल तो बराबर ही आएंगे ना। जब हर गैस के मोल बराबर आएंगे तो हर गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो इक्वल होंगे। समझ में आया कि नहीं? समझा क्या सबको भैया, कंसेप्ट समझा? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, सबको समझ में आ गया इसका मतलब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं लास्ट नियम इसका, गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लास्ट आ गया गैलुसैक लॉ। आइए बात करते हैं गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, कंबाइनिंग वॉल्यूम। देखो साहब, ये पहले लॉ में आपको समझा लिख देता हूं, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बोलता है व्हेन गैसेस रिएक्ट इट डू सो इन वॉल्यूम, जब गैसेस रिएक्ट करती है बेटा तो वो वॉल्यूम में रिएक्ट करती है, ठीक है। When gases react, they do so in volume. जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं कि 1 लीटर 2 लीटर ऐसे, ठीक है। When gases react, they do so in volume. Then the ratio of volume of gases always bears a small whole number, a small whole number। समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं बेटा तो वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं। तो अगर जितने भी रिएक्टेंट या जितने भी प्रोडक्ट गैसियस होते हैं, अगर मैं उनके वॉल्यूम का रेशियो लूं तो वो रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives 2HCl। बहुत प्यार समझना, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ये ठीक है, बोल रहा है जब गैस रिएक्ट करती है वॉल्यूम में। अब देखो इस हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा है 1, इसका मतलब इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है। क्लोरीन के सामने क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, यानी 1, यानी क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है। HCl सामने क्या लिखा है 2, इसका मतलब इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। यानी हाइड्रोजन का जब 1 वॉल्यूम, क्लोरीन के 1 वॉल्यूम से इसका 2 वॉल्यूम। डोंट कंफ्यूज
कि सर 1 + 1 = 2 हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर समझ रहे हो तो गलत ट्रैक पे हो, ठीक है। हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं लिखा है, यानी 1, यानी इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है। क्लोरीन के सामने लिखा है 1, इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है। HCl सामने लिखा है 2, इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। जो जो गैस है वही ऐसा लिख सकते हो। तो जरा इनके वॉल्यूम का रेशियो लो, 1:1:2। दिस रेशियो इज स्मॉल होल नंबर रेशियो। ये रेशियो क्या होगा? एक स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे और अगला एग्जांपल दिखाता हूं, N2 गैस, 3 एग्जांपल से फंडा क्लियर हो जाएगा। 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। केवल गैस के लिए ही हम गैलोसैक्ला लगा सकते हैं बस। चलो, नाइट्रोजन के सामने क्या लिखा है? 1, यानी इसका 1 वॉल्यूम जब रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन सामने लिखा है 3, इसके हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के साथ तो नाइट्रोजन का 2, अमोनिया का 2 वॉल्यूम बन रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब, जब नाइट्रोजन का 1 लीटर हाइड्रोजन के 3 लीटर से रिएक्शन कर रहा है तो अमोनिया का 2 लीटर बन रहा है। डोंट कंफ्यूज सर, 3 + 1 = 4, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं। नाइट्रोजन के सामने 1 लिखा है तो 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन 3 लिखा है तो 3 वॉल्यूम, यहाँ 2 लिखा है तो 2 वॉल्यूम। जरा इनका रेशियो लीजिए, क्या सिंपल होल नंबर आ रहा है क्या? 1:3:2। यस, सिंपल होल नंबर। एक और एग्जांपल देता हूं, फिर क्वेश्चन कराता हूं इससे। CH4 गैस plus 2O2 gas gives CO2 gas plus 2H2O liquid, 2H2O liquid। चलिए लगाइए जरा गैलुसैक लॉ। ये गैस है, CH4 सामने 1 लिखा है, इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा। O2 गैस के सामने 2 लिखा है, O2 के 2 वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब इसका 1 लीटर इसका 2 लीटर से रिएक्शन करेगा, कहने का मतलब ये। और CO2 के सामने 1 लिखा है, इसका 1 वॉल्यूम बनेगा और वाटर का 2 वॉल्यूम बनेगा। अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो गलत हो गए। वाटर लिक्विड है, लिक्विड के लिए गैलुसैक लॉ नहीं लगता। जो जो रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में होंगे उन्हीं के लिए तुम गैलुसैक लॉ लगाओगे। यहाँ गलती से भी 2 वॉल्यूम मत लिखना क्योंकि वो लिक्विड है। यहाँ क्या लिखा हूं? व्हेन गैसेस रिएक्ट दे रिएक्ट इन वॉल्यूम। यहाँ कुछ मत लगाना। अब इनका रेशियो ले लो, 1:2:1, सिंपल होल नंबर रेशियो। बताइए समझ में आता है कि नहीं? समझा? फिर क्वेश्चन कराता हूं, फिर टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करा दूंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, एक नॉर्मल क्वेश्चन और एक आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया था नीट में, उसका क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन, फिर एक नीट क्वेश्चन। चलो देखो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। फॉर कंबस्शन ऑफ 100 ml मीथेन, क्वेश्चन है देखो, फॉर कंबस्शन ऑफ 100 ml मीथेन, कंबस्शन ऑफ 100 ml methane CH4, how much volume of O2 is required? How much volume of, जैसा मैं बताऊंगा वही पैटर्न फॉलो करना, अपना दिमाग मत लगाना। How much volume of O2 is required? अपना दिमाग जब खुद से करना तब लगाना। For combustion of 100 ml methane, how much volume of O2 is required? And how much volume of CO2 are formed? And how much volume of CO2 are formed? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए बात साहब, सबसे पहले तो इसके कंबस्शन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। CH4 का कंबस्शन होता है, चलिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं, CO2 + 2H2O, ठीक है। ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। बोल रहा है कि जब 100 ml मीथेन का कंबस्शन होगा तो बताइए कितना ml O2 रिक्वायर्ड होगा, और अगर 100 ml मीथेन का कंबस्शन होगा तो CO2 कितना ml बनेगा। चलिए गैलुसैक लगाते हैं गैस के लिए। चलिए, ये इसके सामने 1 लिखा है, इसका 1 वॉल्यूम, इसके सामने 2 लिखा है। जब इसके 2 वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा तो CO2 के सामने 1 लिखा है, CO2 का 1 वॉल्यूम बनेगा। यानी CH4 का जब 1 वॉल्यूम, CH4 की 1 वॉल्यूम के लिए O2 का 2 वॉल्यूम चाहिए। चलो, CH4 कितना दिया? 100 ml, इसके 1 वॉल्यूम को मैं 100 ml मान लेता हूं, दिया था। तो इसके 1 वॉल्यूम के लिए इसका 2 वॉल्यूम चाहिए, इसका 100 ml के लिए इसको 200 ml चाहिए, यानी ऑक्सीजन इसको 200 ml चाहिए। 1 वॉल्यूम से ये 1 वॉल्यूम बन रहा है, 100 ml से ये 100 ml ही बनेगा। खत्म बात, क्वेश्चन खत्म हो गया, डन। समझा क्या? समझ में आया?
फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो, मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से एक बार देख लो क्या बोला है बेटा, क्या बोला है देखो जरा एक बार। ये बोल रहा है कि अगर 100 ml मीथेन का कंबस्शन हो तो कितना ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कितना ml CO2 बनेगा। पहले हमने मीथेन के कंबस्शन की रिएक्शन लिख ली, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। CH4 के सामने कुछ नहीं लिखा है 1, यानी इसका 1 वॉल्यूम आपको रिएक्ट कराना है। O2 गैस है 2, इसके 2 वॉल्यूम से CO2 के सामने 1 वॉल्यूम बनेगा। जब CH4 का 1 वॉल्यूम O2 के 2 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो CO2 का 1 वॉल्यूम बनेगा। अब CH4 का वॉल्यूम दिया है 100 ml, तो 1 वॉल्यूम को मैंने मान लिया 100 ml, तो CH4 के 1 वॉल्यूम के लिए O2 का 2 वॉल्यूम चाहिए, तो 100 ml के लिए इसका डबल वॉल्यूम चाहिए 200 ml, तो O2 200 ml रिक्वायर्ड होगा। और इसका 1 वॉल्यूम बनेगा, तो 1 वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो इसका 100 ml ही तो बनेगा ना। हो गया, अभी समझा कि नहीं? समझ में आया भाई? ठीक है, वेरी गुड। आइए अब एक नीट की प्रॉब्लम लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, AIPMT में आया था, ऑल इंडिया PMT में, प्री मेडिकल टेस्ट में। वो क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आप देखिएगा खूबसूरती इस क्वेश्चन की। इफ वी हैव 60 ml नाइट्रोजन, नीट में आया था क्वेश्चन, इफ वी हैव 60 ml नाइट्रोजन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अच्छे समझ लो। इफ वी हैव 60 ml नाइट्रोजन एंड 60 ml हाइड्रोजन, 60 ml हाइड्रोजन, दोनों का वॉल्यूम दे दिया। अगर मेरे पास 60 ml नाइट्रोजन है और 60 ml हाइड्रोजन है, आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन find volume of resultant mixture, after the reaction find volume of resultant mixture। मैं बताऊंगा क्या है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। रिजल्टेंट मिक्सचर मतलब क्या कह रहा है बेटा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो भैया अमोनिया गैस बनता है। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2 moles of अमोनिया गैस, ये रिएक्शन हो रही है। इनका मतलब क्या बोल रहा है कि भैया हमने आपको 60 ml नाइट्रोजन दिया है, 60 ml हाइड्रोजन दिया है, तो बताइए जब वो रिएक्ट करके अमोनिया बना देंगे तो क्या इन जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके क्या कोई वॉल्यूम रिमेनिंग बचेंगे क्या? नाइट्रोजन का कुछ वॉल्यूम बचेगा क्या रिजल्टेंट आफ्टर द रिएक्शन? क्या कुछ वॉल्यूम नाइट्रोजन का बचेगा क्या? क्या कुछ वॉल्यूम हाइड्रोजन का रह जाएगा क्या? क्या अमोनिया का क्या वॉल्यूम होगा? मतलब जब रिएक्शन हो जाए तो रिजल्टेंट मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा? टेंशन मत लो, चलो नाइट्रोजन के सामने क्या लिखा है 1, यानी इसका जब एक वॉल्यूम रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन सामने लिखा है 3, कितने से 3 वॉल्यूम से, तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा 2 वॉल्यूम। 2 मिनट देना मुझे बस। ठीक है, तो नाइट्रोजन का बेटा, नाइट्रोजन सामने 1 लिखा है, जब इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन कर रहा है तो इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। अब मुझे नाइट्रोजन का 60 ml दिया है और हाइड्रोजन का भी 60 ml दिया है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो दिमाग लगाना, अब क्या करते हैं, दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम को, बहुत प्यार से देखना, लाजवाब क्वेश्चन है, अगर मैं नाइट्रोजन का 60 ml दिया है तो अगर मैं नाइट्रोजन के एक वॉल्यूम को 60 ml मान लूं, भैया नाइट्रोजन 60 ml दिया था और नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम चाहिए, तो अगर मैं 1 वॉल्यूम को 60 ml मान लूं तो इसके 1 वॉल्यूम के लिए हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम चाहिए, 3 गुना चाहिए हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में। तो अगर नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम को मैं 60 ml मानूं तो इसका 3 वॉल्यूम कितना चाहिए 3 × 60, यानी हाइड्रोजन का मुझे 180 ml चाहिए, हाइड्रोजन का मुझे 180 ml चाहिए। और हाइड्रोजन तुम्हें दिया कितना है 60 ml, यार इतना दिया ही नहीं गया है तो तुम रिएक्शन कैसे कराओगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, 60 ml ये है, 60 ml ये है, दोनों 60 ml दिए हैं, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम। तो अगर मैं नाइट्रोजन की 1 वॉल्यूम को 60 ml मानूं तो इसके लिए हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम चाहिए, 60 का 3 गुना 180 ml हाइड्रोजन चाहिए, और मुझे हाइड्रोजन 60 ml दिया है, रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो अब उल्टा सीखो, अब उल्टा, यानी इससे तो काम नहीं चला, यानी ये वाला पार्ट तो बेकार हो गया। अब क्या करूं, हाइड्रोजन का 60 ml दिया है, तो अगर मैं हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम को 60 ml मान लूं, 3 वॉल्यूम को 60 ml मान लूं, तो हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के लिए इसका 1 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है,
3 के लिए 1, तो 60 ml के लिए इसका 20 ml रिक्वायर्ड होगा, और 20 ml नाइट्रोजन प्यार से मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास नाइट्रोजन 60 ml है, तो 20 ml प्यार से मिलेगा। तो क्या हो गया बेटा, 3 वॉल्यूम को 60 ml मान लिया, 3 के लिए 1 चाहिए, 60 के लिए 20 चाहिए, 20 तो मिल जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन 60 ml है। अच्छा, ये 2 वॉल्यूम बनेगा, एक वॉल्यूम है 20 ml, तो 2 वॉल्यूम क्या होगा, 2 into 20 यानी 40 ml बनेगा। तो आफ्टर द रिएक्शन क्या बचेगा, मेरे पास नाइट्रोजन 60 ml था, 60 ml से 20 ml रिएक्ट कर गया, बचा 40 ml नाइट्रोजन बच गया मेरे पास, 20 ml रिएक्ट कर गया, 60 का 60 ml ये रिएक्शन कर गया, ये 0 ml बचा और ये 40 ml बचा। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में नाइट्रोजन 40 ml और अमोनिया 40 ml। बताइए समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या था। मेरे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के 60-60 ml दिए गए थे, बोला है आफ्टर द रिएक्शन फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। जब दोनों रिएक्शन करके अमोनिया बना ले तो भैया रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या रहेगा, क्या केवल अमोनिया का ही वॉल्यूम आएगा या ये सब भी कुछ बचेंगे? तो मैंने क्या किया, देखो इसके सामने 1 लिखा है, इसका जब 1 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा, इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। तो अगर मैंने नाइट्रोजन 60 ml दिया है, अगर मैं नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम को 60 ml मान लूं, 60 ml, तो नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम के लिए हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम चाहिए, यानी अगर ये 1 वॉल्यूम 60 ml है तो हाइड्रोजन मुझे 180 ml चाहिए, 3 into 60 180 ml, जबकि हाइड्रोजन मेरे पास केवल 60 ml है, 180 ml है ही नहीं, तो कहां से तुम रिएक्ट कराओगे? ठीक है, तो उल्टा सोचा मैंने कि हाइड्रोजन 60 ml दिया है, तो अगर मैं 3 वॉल्यूम को 60 ml मान लूं तो 3 वॉल्यूम के लिए इसका 1 वॉल्यूम चाहिए, तो 3 के लिए 1 यानी 60 के लिए 20, 23 या 60, तो 20 ml हाइड्रोजन तो प्यार से मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास 60 ml नाइट्रोजन है, तो 60 में से 20 रिएक्ट कर गया, तो 1 वॉल्यूम 20 ml, तो ये 2 वॉल्यूम कितना बनेगा, 2 into 20 यानी 40 ml। इसका मतलब जब रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या बनेगा, 60 ml नाइट्रोजन था जिसमें से 20 ml रिएक्शन कर गया, बचा 40 ml नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन 60 का 60 पूरा रिएक्शन कर गया और ये बचा 40 ml, तो रिजल्टेंट मिक्सचर में 40 ml नाइट्रोजन बचा, 40 ml अमोनिया बचा। समझा क्या अभी? हो गया भाई? तो ऐसे जब एंट्रेंस के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं कि आपका कंसेप्ट चेक करते हैं तुम कितना बढ़िया से सोचते हो। बेटा रिएक्शन अभी तुमको लग रहा है रिएक्शन दिया होगा, फ्यूचर में तुमको ये सब रिएक्शन याद हो जाएगी, अपने आप याद रहेगी। जैसे इतनी पॉपुलर रिएक्शन है ना अमोनिया की प्रिपरेशन, ना चाहते हुए तुमको ये सब रिएक्शन याद रहेगी। ठीक है, अपने आप ये सब रिएक्शन याद हो जाएगी, परेशान मत हो। अभी तुमने बिगनिंग किया, तुम्हें लग रहा है हर कुछ दिया जाए, अगले 2 साल में खुद ही पूछूंगा N2+3H2, तुम खुद ही बोलोगे सर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, हैबर्ट्स प्रोसेस है सर, अपने आप बताओगे तुम। ठीक है, समझा? तो पूरा ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझा क्या? अरे याद होगा बेटा, इतनी बार इस रिएक्शन पे तुम न्यूमेरिकल करोगे ना कि अपने आप याद हो जाएगा। ये रिएक्शन अभी नहीं आएगी, पी ब्लॉक पढ़ोगे तब भी रिएक्शन पढ़ोगे, अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, और नहीं याद हो रहा है बेटा फिर तुम्हारा दिमाग कमजोर है। ठीक है, इतनी बार रिवाइज करोगे ना कि अपने आप याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो फिर साइंस लेने का मतलब ही नहीं है, फिर कॉमर्स ले लो, सब बातें दी जाएंगी। चलो, तो इतने आज का जो पूरा सेशन था उसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ बढ़िया समझ में आया कि नहीं? अरे धीरे धीरे याद होगा बेटा, एक बार में नहीं याद हो जाएगा। तुम क्या आज ही सब देने जा रहे हो क्या? तुम्हारा आज ही परीक्षा होने जा रही है क्या? तुम 2022 में दोगे नीट और जेई, 2022 में 12th दोगे, इतनी जल्दी नहीं याद हो जाएगा बेटा। मेहनत करना पड़ता है, 2 साल पढ़ना पड़ता है, तब याद होता है। पढ़ाई करोगे सब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अपने ऊपर अगर भरोसा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं फिर? चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यहां। ओके, अभिषेक, मोनी मैम, ओके बेटा, थैंक यू। हाँ सर बोलो। सर मैं जाऊं फिर, लीव हो जाऊं? आप किधर जा रहे हो?
अरे सर लीव हो जाऊं ना, हो गया लेक्चर खत्म। अच्छा लेक्चर खत्म, मेरे को लगा कि तो जा रहे हो करके। ओके ओके सर। नहीं ओके 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 गाइस, तो कल का लेक्चर अनाउंस कर देना सर, केमिस्ट्री का रहेगा रंजीत सर का। कल का